देखे कौन रहा है जिसका अपना मुल्क ही कर्जे में चल रहा है। Want to pay 2 lakh crore in Gujarat. We are on track to fully commit and invest up to rupees 75,000 crores to establish this Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Manufacturing Complex. और मैं कहता हूँ खीर नहीं होगी कि मतलब 24/7 मुझे लगा था सोलर प्लांट जो है सिर्फ डेज में चलेंगे, पर ये तो रात का भी इंतजाम करके बैठे हैं। अंबानी जो है वो क्लियरली विन कर रहा है क्योंकि उसके पास तकरीबन 1 लाख एकड़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बड़ी खास क्योंकि है अडानी वर्सेस अंबानी अंपायर के ऊपर कि कौन सा ज्यादा ताकतवर और कौन सा किस फील्ड में ना इंडिया को आगे लीड करेगा। क्या देखे कौन रहा है जिसका अपना मुल्क ही कर्जे में चल रहा है। यार शुभान भाई धोती खोलने चलो चलो अच्छा यार सबर तो कर जाओ ना। हमारा भी आज का टॉपिक है अडानी वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, अडानी वर्सेस अंबानी है। लेकिन चले अडानी के ना पहले थे हमारी वैसे अडानी के पास पहले जनाब साहब पोर्ट्स और एयरपोर्ट पे तो प्रॉपर उसका ना एक तरह से होल्ड हो गया है। और एनर्जी सेक्टर में और टेलीकॉम सेक्टर में ना अंबानीज हैं। तो अब जो हमें मोटा मोटा पता है तो अब देखते हैं मतलब आज की वीडियो में कौन, हमें तो नहीं पता इन दोनों में से कौन सा इंडिया में ज्यादा पावरफुल है, ये भी पता चलेगा। ये वैसे ना अब दोनों बिलियनर्स पावरफुल हैं। अब ये कंपैरिजन बनता नहीं है वैसे, पता नहीं क्यों इसी इतने पावरफुल लोगों के तो कंपैरिजन बनता है। तो देखते हैं। In Kutch, Gujarat, Adani Green, we're developing world's largest 550,000 acres. right here in India and visible even from space. दोस्तों मुकेश सॉरी गाइज आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन 91% हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियोस पूरी देख रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है भाई कि वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो वीडियो को दोबारा हम वापस वीडियो के ऊपर चलते हैं। जो लोग गुस्सा हो गए उसके लिए अगेंस्ट अंबानी और गौतम अडानी के बीच एक जबरदस्त रेस शुरू हो चुकी है। गुजरात के रेगिस्तान में कुछ दिलचस्प हो रहा है। Adani Green is building world's largest renewable energy park right here in India. सेक्टर में भी इस आ रेस गया की है। शुरुआत अडानी ग्रुप ने की थी, लेकिन अब अंबानी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। We're developing one of the world's largest solar projects. अंबानी ग्रुप की जो 5.5 लाख एकड़ की जमीन की एक्विजिशन है, माना जा रहा है कि वो सिंगापुर से करीब 5 गुना बड़ी वो जगह है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस से हमेशा दूर ही रहे थे। एक तरफ अडानी अपना एम्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर्स में बढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ अंबानी टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल्स और रिटेल में बिजी थे। लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी के मैदान में दोनों का सीधा टकराव शुरू हो चुका है और ये कहानी शुरू होती है गुजरात के कच्छ से। स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में। पूरी तरह नमक की चादर से ढका ये डेजर्ट प्लेनेट अर्थ के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक। यार अगर कोई कच्छ में रहता है ना तो वो तो यार लाजमी बताया कि मतलब इस तरह मतलब वाकई में उधर है। हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। ये दोनों बिजनेस टाइकून्स मिलकर कच्छ में लगभग 10 लाख एकड़ की जमीन डेवलप करने जा रहे हैं। जी हाँ, 10 लाख एकड़ की जमीन, यानी सिंगापुर से भी 5 गुना बड़ा लैंड पार्सल डेवलप होने जा रहा है। इसमें मुकेश अंबानी ने 5.5 लाख एकड़ और अडानी ने 4.6 लाख एकड़ डेवलप करने का प्रोजेक्ट उठाया है। लेकिन सवाल ये है, कच्छ ही क्यों? आखिर कच्छ जैसे एक सॉल्ट डेजर्ट में ऐसा क्या छुपा है कि भारत के 2 सबसे बड़े बिलियनियर्स इस बंजर जमीन में इंटरेस्टेड है? 10 लाख एकड़ में आखिर ऐसा क्या होने वाला है और कच्छ के इस डेवलपमेंट से भारत का क्या फायदा होगा, जानेंगे इस एपिसोड में। ओके मतलब ये आ गया है कि भाईजान हमें तंग ना करना। लीगल दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों
कच्छ में 3 चीजें हैं जो उसको आज की डेट में एक गोल्ड माइन बनाती है। पहला एडवांटेज है टॉरिड जोन का। दोस्तों, टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को माना जाता है। ये वही हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव होती है। यही रीजन हैवी रेनफॉल, डेंस फॉरेस्ट और मॉनसून क्लाइमेट्स के लिए जाना जाता है। और इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया जैसे देश इसी टॉरिड जोन में पड़ते हैं। और कच्छ इंडिया के भी सबसे सनी रीजन्स में से एक है। तो इस जोन में अगर आप सोलर पैनल सेटअप करते हो तो टेम्परेट जोन्स के कंपैरिजन में टॉरिड जोन से आपको 50 to 60% ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इनफैक्ट कच्छ में इतनी पावरफुल सनलाइट है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सोलर पैनल्स लगाकर आप 150 मेगावाट पावर जनरेट कर सकते हो। इसका दूसरा एडवांटेज है विंड स्पीड। अगर आप इस चार्ट को देखो तो इसमें विंड एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए विंड स्पीड को रेट किया गया है। इसमें कहा जाता है कि अगर विंड की स्पीड 6 मीटर्स पर सेकंड हो तो अच्छा है, 7 मीटर्स पर सेकंड हो तो बहुत अच्छा है, और अगर 8 मीटर्स पर सेकंड हो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में एक्सीलेंट माना जाता है। और कच्छ की विंड स्पीड 8 मीटर्स पर सेकंड है, जिसकी वजह से कच्छ में विंड एनर्जी का भी बहुत बड़ा स्कोप है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दिन में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है तब विंड स्पीड कम होती है, और रात को जब सोलर एनर्जी 0 होती है तब कच्छ में विंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। यार मैं कहता हूँ खीर नहीं होगी कि मतलब 24/7। मुझे लगा था सोलर प्लांट जो से सिर्फ डेज में चलेंगे, पर ये तो रात का भी इंतजाम करके बैठे हैं यार। तो अगर आप यहाँ सोलर और विंड एनर्जी प्लांट लगा दो तो आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा। कच्छ का तीसरा एडवांटेज है लैंड अवेलेबिलिटी। दोस्तों, आज भारत के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डीले का एक बहुत बड़ा रीजन होता है लैंड एक्विजिशन। क्योंकि सरकार को अगर कहीं भी हाईवे, एयरपोर्ट या कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाना हो तो पहला काम होता है वहां की जमीन को एक्वायर करना। और यही काम इंडिया में सबसे स्लो और कंट्रोवर्शियल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कभी लोग लैंड देने से मना कर देते हैं, कई लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, कई बार कोर्ट केसेस हो जाते हैं, और कई बार तो लैंड का ओनरशिप पता करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बुलेट ट्रेन और भारतमाला जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन 2022 से 5 से 10 साल के डिले पर चल रहा है। और इंडिया में प्रॉब्लम ये भी है कि हर स्क्वायर किलोमीटर पर 492 लोग रहते हैं। तो जब सरकार यहाँ पर लैंड एक्विजिशन के लिए आती है तो उन्हें 492 लोगों को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। लेकिन कच्छ में ये प्रॉब्लम बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पहले तो कच्छ में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 50 लोग से भी कम लोग रहते हैं, और क्योंकि कच्छ का ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट और सॉल्ट प्लेन्स है, खेती भी यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड एरियाज में होती है। सो इट हैज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मैसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसीलिए दोस्तों, अंबानी और अडानी, इंडिया के 2 सबसे पावरफुल बिजनेसमैन, इस डेजर्ट को एक एनर्जी सेंटर बनाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि सोलर एनर्जी तो कई सालों से यूज हो रहा है, तो अचानक से आज अंबानी और अडानी सोलर एनर्जी को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? Over the next 5 years, the Adani Group इसका मैं आंसर दूं, क्योंकि अब जो सा मोदी जी ने इन दोनों को ग्रीन सिग्नल दिया कि भाई मेरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर ना तुम दोनों ने ये काम करना है। और इंडिया का जो अभी बिजनेस सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हिस्ट्री के पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा सपोर्टिव अभी है। invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat. We are on track to fully commit and invest up to rupees 75,000 crores to establish this Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Manufacturing Complex. दोस्तों, इसके भी 3 कारण हैं। पहले तो पिछले 10 सालों में सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट इतनी तेजी से गिरा है कि आप हैरान रह जाओगे। लुक एट दिस, जैसे जैसे दुनिया भर में सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी प्राइसेस कम होती जा रही है। लुक एट दिस, 2009 में 1 मेगावाट आवर प्रोड्यूस करने में $500 लग जाते थे, लेकिन 2024 में ये कॉस्ट $60 से भी कम हो चुका है। सेकेंडली, अगर भारत ने सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट नहीं किया तो भारत एक बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकता है। इस मुसीबत का नाम है कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स का मतलब क्या है? आज यूरोप के बड़े बड़े देश ऐसे रूल्स पास कर रहे हैं जिनके हिसाब से जो कंट्रीज ज्यादा पोल्यूशन करती है वो कंट्रीज उनके गुड्स पर एक्स्ट्रा टैक्स देने पर मजबूर हो जाएगी। इसको बोला जाता है CBAM और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कार्बन टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडियन स्टील पूरी दुनिया में इसलिए बिकता है क्योंकि एक तो हमारे लेबर कॉस्ट कम है और दूसरा हम कोल यूज करते हैं स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन कोल से बहुत ज्यादा CO2 एमिशंस होते हैं। अब यूरोप क्या करेगा? यूरोप बोलेगा कि भाई इंडिया ने ना
कोल यूज करके 1 टन स्टील बनाया है, जिसकी वजह से 2.2 टन यानी 2200 किलो CO2 एमिट हुए हैं। तो यूरोप बोलेगा तुम्हें एवरी टन ऑफ कार्बन के लिए 6,000 to 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, अगर इंडियन स्टील 50,000 रुपीज पर टन पे बिकता था और यूरोपियन स्टील 55,000 रुपीज पर टन पर बिकता था, 6,000 रुपीज पर टन कार्बन टैक्स लगने के बाद इंडियन स्टील 63,000। यार ये गोरे कौन होते हैं, मतलब कानून बनाने वाले और इंडिया पाकिस्तान तो यही एशिया चलता के आ रहा ऊपर था ना भाई। इम्पोज करने वाले। हालांकि हम 200 रुपीज पर टन पर बिकेगा और यूरोपियन स्टील सिर्फ 55,000 रुपीज पर टन पर बिकेगा। अब आप मुझे बताओ, यूरोपियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन सी कंपनी से स्टील खरीदेगी? ऑब्वियसली यूरोपियन कंपनी से खरीदेगी, राइट, बिकॉज इट्स चीपर। और इसी तरह दोस्तों कार्बन टैक्स हमारे सारे एक्सपोर्ट मार्केट्स को बर्बाद कर सकता है। और देखा जाए तो आज इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स में आते हैं स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स। और हर चीज के प्रोडक्शन में हम लाखों टन कार्बन एमिट करते हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने रेन्यूएबल एनर्जी के लिए इतने सारे पॉलिसीज निकाले हैं कि 2070 तक हमारा ये टारगेट है कि जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना ही कार्बन हम अब्सॉर्ब भी करेंगे। इसीलिए भारत को सोलर प्लस विंड की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे पोल्यूशन कम होगा और हम पर कार्बन टैक्स नहीं लगेगा। इवेंचुअली इंडियन प्रोडक्ट्स यूरोप और यूएस में चीप और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में मिलेंगे। तो रेन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करना भारत के लिए सिर्फ एक एनवायरमेंटल नहीं बल्कि एक इकोनॉमिकल चैलेंज भी बन चुका है। एंड लास्टली दोस्तों, भारत में एक नया ट्रांजिशन आ रहा है जहां हम सेंट्रलाइज्ड पावर से डिसेंट्रलाइज्ड पावर में ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स में एनर्जी जनरेशन होता है, फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से एनर्जी को पावर प्लांट से आपके शहर तक पहुंचाया जाता है और फिर यहां से अडानी पावर जैसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपके घर तक एनर्जी पहुंचाती है, जिसके बाद आप एसी चलाकर पावर को कंज्यूम करते हो। इसे कहते हैं ग्रिड। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रही है। जैसे 1947 से लेकर 2023 तक भारत का हर इंसान 80 गुना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। आज इंडिया का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है 1400 किलोवाट आवर, लेकिन चाइना का कंजम्पशन है 7100 किलोवाट आवर और अमेरिका का पर कैपिटा कंजम्पशन है 12,700 किलोवाट आवर। तो देखा जाए तो जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे भारत डेवलप होगा, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हमारा ग्रिड सिस्टम 17 से 20% एनर्जी सिर्फ ट्रांसमिशन में ही वेस्ट कर देगा। और जरा सोच के देखो इसमें कितना ज्यादा झंझट है। एक छोटे से गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए के ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने पड़ते हैं और इसको 5 से 7 साल लग जाते हैं। बट ऑल थैंक्स टू सोलर अब हर घर बिना किसी पावर प्लांट के, बिना किसी ट्रांसमिशन लाइंस के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर के सोलर पैनल लगाकर खुद एनर्जी प्रोड्यूस करके कंज्यूम कर सकता है। इनफैक्ट मोदी जी का विजन यह है कि आने वाले कुछ सालों में हर घर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करेगा और सरप्लस एनर्जी ग्रिड को सप्लाई भी करेगा। यही पीएम सूर्य घर योजना का विजन है और अंबानी और अडानी इस और सबसे जरूरी बात मैं आपको अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि हमारा जो ये सेटअप सारा लगा हुआ है ना, ये भी टोटल सोलर के ऊपर ही है, क्योंकि हमने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तो काम करना होता है। तो उस दौरान ना मतलब हमें सिर्फ सोलर ही चाहिए होता है और अच्छा खासा मतलब ना हमारा काम जीरो बिल के, मतलब हमने 1 साल में कोई बिल नहीं दिया। अब यहीं से अंदाजा लगा लें। ग्रिड में इस कोल पावर प्लांट को रिप्लेस करके सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स बिठाना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि अडानी और अंबानी की बिजनेस स्ट्रेटेजी है क्या और इन दोनों में से आगे कौन है? दोस्तों, इंडिया के रेन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और बैटरीज। मिड स्ट्रीम में होती है एक्चुअल पावर जनरेशन और डाउनस्ट्रीम में इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड्स के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। अब रिलायंस का फोकस पूरा अपस्ट्रीम को कंट्रोल करने पर है, इसीलिए रिलायंस जामनगर में 5000 एकर्स का एक गीगा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पर सोलर एक शुगर की बात बताऊं, ये दोनों आपस में चीजें बना रहे हैं या मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं और टाटा ग्रुप ना चुपचाप अपनी सबसे बड़ी जो माइक्रोचिप की फैक्ट्री है वो लगा रहा है, जिसने इनको सप्लाई देनी है। पैनल्स, बैटरीज और फ्यूल सेल्स सब कुछ मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और अडानी क्या कर रहे हैं, वो अपस्ट्रीम पर कम और मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आज अडानी के पास 15 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जिसको वो 45 to 50 गीगावाट आवर तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अडानी के पास है ट्रांसमिशन एम्पायर का, जहां अडानी के पास
26,000 किलोमीटर से ज्यादा प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो कि आज घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। इसी तरह अंबानी अपस्ट्रीम और अडानी मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर फोकस करके अपना सोलर एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल यह है कि भारत के इस रेवोल्यूशन का फायदा हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, पहले तो पीएम सूर्यघर योजना की वजह से हर स्टेट में एक सोलर बूम आ चुका है, तो सोलर सर्विसिंग कंपनीज जो कि इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करती हैं उनको बहुत ज्यादा बिजनेस मिलेगा। सेकेंडली, आप सोलर स्क्वायर, वारी एनर्जी और विक्रम सोलर जैसे कंपनीज का फ्रेंचाइज या डीलरशिप खोल के अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो। एंड लास्टली, अगला बड़ा सोलर अपॉर्चुनिटी है बैटरी स्टोरेज और स्किल डेवलपमेंट का। आने वाले 2-3 सालों में सोलर पैनल्स के साथ साथ बैटरीज की डिमांड भी बढ़ने वाली है। साथ ही सोलर इंडस्ट्री में ट्रेन्ड मैन पावर की सबसे ज्यादा कमी है। तो अगर आप इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी को टैप करते हो तो आप भी एक सस्टेनेबल बिजनेस खोल सकते हो। यह है दोस्तों अंबानी और अडानी के सोलर रेस। अच्छा जी, तो अंबानी और अडानी की जो सोलर रेस थी ना, उसमें मुझे जहां तक लगता है कि अंबानी जो है वो क्लियरली विन कर रहा है, क्योंकि उसके पास तकरीबन 1 लाख एकड़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो पीएम स्कीम के तहत। एक्चुअल उसके बाद वाला प्रोसेस तो सारा अडानी सर के पास है। अडानी साहब के पास है, लेकिन जो एक लेगेसी, जो एक नेटवर्क, एक चेन मतलब है ना इसके पास, अंबानी इसके पास मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है, क्योंकि अडानी मेनली ना ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक में, एविएशन में, पोर्ट्स, इन चीज़ों में ज़्यादा सक्रिय है। लेकिन जो सा अगर हम बात करें अंबानी की, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में, टेलीकॉम में और रिन्यूएबल एनर्जीज में पहले से हैं, तो ओवरऑल इनको अच्छा खासा इसका ना बेनिफिट भी होगा। ये कोई बैटल नहीं कह सकते आप, मैं तो यही कहूंगा यार, बैटल जब भी बिलियनियर्स का बैटल होता है ना, एट द एंड जो फायदा है ना वो कंट्री का होता है, क्योंकि चीजें सस्ती होती हैं, अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। मेन वो कह लो कि मोदी सर ही होंगे कि जो इन दोनों को बिल्कुल इसी तरह गाइड करने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह। और गाइस, आपने हमें बताना है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में आने वाले 10 साल में अंबानीज को आप ऊपर देखते हैं या अडानीज को ऊपर देखते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पूरी वीडियो देखते हैं, अभी भी हमारे साथ हैं। अगर आप अभी सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बाकी अगर आपको कोई वीडियो 25K पर याद है ना, हाँ 25K के ऊपर हम केक कटिंग भी करेंगे। अच्छा, एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी भी रिकमेंडेड वीडियो के ऊपर मतलब रिएक्शन वीडियो बनाएं, तो उसके लिए आपको ना कमेंट्स में वीडियो का टाइटल लाजमी मेंशन करना होता है, तो टाइटल लाजमी मेंशन कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जी।